हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ करिश्मा चौहान और मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगी। आज हम डील करेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ से। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ आर दोज बॉडीज़ विच डू नॉट हैव एनी मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जिनके बारे में ना किसी आर्टिकल में दिया हुआ है, ना ही किसी शेड्यूल या फिर किसी अमेंडमेंट में दिया हुआ है। ये हमने बनाई है किसी पार्लियामेंट्री एक्ट के अकॉर्डिंग। ऐसी कमिटीज़ को हम स्टैट्यूटरी बॉडीज़ भी कहते हैं। ऐसी 10 बॉडीज़ हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, देन स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, CBI, लोकपाल, लोकायुक्त, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एंड NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इन बॉडीज़ का हम पढ़ेंगे कैसे अपॉइंटमेंट होता है, कैसे रिमूवल होता है, कौन मेंबर होते हैं, कैसे ये मेंबर सेलेक्ट होते हैं, कौन सी सेलेक्ट कमिटीज़ होती हैं, क्या एज है, क्या रिमूवल का प्रोसेस है, क्या टेन्योर है, और अगर ये अपॉइंट हो सकते हैं दोबारा या नहीं हो सकते हैं। स्टार्ट करेंगे हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से। हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे जितने एग्जाम्स में आते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्यों? अभी मैंने आपको बताया, जैसे ये एक पार्लियामेंट्री एक्ट से आई है, तो ये आई है द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ इन 1993। क्या करती है ये एक वॉच डॉग है ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये देखती है कहाँ पर किसी इंसान के साथ गलत तो नहीं हो रहा है, कहीं ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो नहीं हो रहा है। जितने आर्टिकल्स हम फॉलो करते हैं, जितनी ट्रीटीज़ हमने इंटरनेशनल फॉलो की हुई हैं, उनके अगेंस्ट तो कुछ काम नहीं हो रहा है। तो ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें एक चेयरपर्सन होता है, 5 मेंबर्स होते हैं एंड 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। स्टार्ट करते हैं हम एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। ये कौन होते हैं? ये 7 हमारी नेशनल कमीशंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर हैं। उनके जो चेयरपर्सन्स हैं वो इसके 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। These are the 7 ex officio members जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद 5 members होते हैं जिसमें 1 should be serving or retired judge of Supreme Court, 2nd should be serving or retired Chief Justice of High Court, और बाकी के 3 पर्सन कौन होंगे? जिनके पास कोई नॉलेज है, कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड, जिसमें से 1 should be a woman, 5 members, 7 ex officio members and 1 should be chairperson। ये कौन होगा? ये होगा या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा या फिर कोई सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा। इसमें जो बात याद करने की है वो ये है कि सिलेक्शन कैसे होता है। तो इनके सिलेक्शन के लिए एक कमेटी बनती है जिसको हेड करता है प्राइम मिनिस्टर। इसमें 6 मेंबर्स होते हैं। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, सेकंड स्पीकर ऑफ लोकसभा, 3rd डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। यहाँ याद ये रखना है कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं होता है, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है सिलेक्शन कमेटी में। 4th होम मिनिस्टर एंड 5th एंड 6th लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ हाउसेस, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा। जो दूसरी बात याद करने की है वो ये है कि जो सिटिंग जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो होता है वो तभी अपॉइंट होगा जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाँ करेगा। उसकी कंसल्टेशन के बगैर इनको हम अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। टेन्योर की बात करते हैं तो टेन्योर क्या है? 3 years और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 70 years। जो भी पहले होगा उसके अकॉर्डिंग को अपनी सीट खाली करनी पड़ेगी। एलिजिबल होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए, पर फर्दर एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते अंडर द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इन किसी अदर ऑफिस। रिमूवल, प्रेसिडेंट रिमूव करता है इनको। ये फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस है: अगर इफ़ ही इज़ एडवर्स एंड इंसॉल्वेंट, इफ़ ही एंगेजेस ड्यूरिंग हिज टर्म इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट, किसी से पैसा ले रहे हैं, किसी और ऑफिस में ये काम कर रहे हैं, वहाँ से इनको तनख्वाह मिल रही है, तो भी रिमूव कर दिए जाएंगे। अगर वो अनफिट है, अनसाउंड माइंड के हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, इफ़ ही इज़ कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड। ये 5 टर्म्स हैं जिनके बेसिस पे इन्हें रिमूव किया जाता है और इन 5 बेसिस पर
सीधा इनको प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है फॉर फर्दर कंसल्टेशन। इसका एक्रोनिम है कुइया, याद कर सकते हैं आप। कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड, अनफिट, अनसाउंड माइंड, engages during his term in any paid employment, adjudged and insolvent। और ये 5 बेसिस सिर्फ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के लिए नहीं है रिमूवल की, ये 5 यूज़ होंगी बाकी सारे 10 नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में, चाहे वो SHRC है, CIC है, NDMA है। बाकी आप आगे पढ़ेंगे। 2 और कंडीशंस हैं जिन पे इन्हें रिमूव किया जा सकता है, इन केस ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। पर इस केस में क्या होता है, इस केस में प्रेसिडेंट को ये मैटर रेफर करना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट को फॉर एन इंक्वायरी। अगर सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड करता है कि सही कॉज है रिमूवल का, तो इनको रिमूव कर दिया जाता है। इनकी जो सैलरीज, अलाउंसेस एंड पेंशन्स होती हैं उनको डिटरमाइन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखते हैं फंक्शन क्या है। फंक्शंस बहुत सारे हैं, याद करने के लिए आप सिर्फ इतना याद कर सकते हैं कि इंक्वायर करते हैं कि अगर वायलेशन हो रहा है ह्यूमन राइट का तो उस पर खुद भी कोई एक्शन ले सकते हैं, अगर कोई कंप्लेन कर रहा है तो भी एक्शन ले सकते हैं। रिव्यू करते हैं कोई कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल सेफगार्ड के अगेंस्ट कुछ तो नहीं हो रहा है, टू स्टडी ट्रीटीज एंड अदर इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट। ये वाला जो पॉइंट है ये सिर्फ NHRC के अंडर आता है, ये SHRC के अंडर नहीं आता है। वर्किंग क्या है कमीशन की, कमीशन हेडक्वार्टर्ड है दिल्ली में। इसके पास सारी पावर्स हैं सिविल कोर्ट की एंड इट्स प्रोसीडिंग हैव अ जुडिशियल कैरेक्टर। एम्पावर नहीं है कि 1 साल बाद किसी मैटर को ये इंक्वायर कर सकते हैं, जो भी मैटर 1 साल के अंदर अंदर हुआ है सिर्फ उसको इंक्वायर कर सकते हैं। अगर कोई 2 साल पहले हुआ है तो उसको इंक्वायर नहीं करेंगे। क्या ड्रॉबैक्स हैं और क्या इनका रोल है, रिकमेंडेटरी है। पावर नहीं इनके पास कि ये पनिश कर सकें किसी को या किसी को फिर पैसे दे सकें, मॉनेटरी हेल्प कर सकें, ये पावर्स इनके पास नहीं है। ये सिर्फ रिकमेंडेशंस देते हैं और ये रिकमेंडेशंस भी बाइंडिंग नहीं है इनकी। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है सिर्फ इतना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना होता है कमीशन को कि उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी थी उसके बेसिस पर उन्होंने क्या एक्शन लिया है या क्या एक्शन नहीं लिया है, ये उन्हें 3 महीने के अंदर उन्हें बताना पड़ता है। सिर्फ इतना सा था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। आप टेबल फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट कर रहा है। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में कौन अपॉइंट कर रहा है, गवर्नर कर रहा है। सिलेक्शन कमेटी में कौन है, PM है, होम मिनिस्टर है, स्पीकर ऑफ लोकसभा है, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा। SHRC में कौन है, सेम है, पर जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है वहाँ पे ये 4 मेंबर्स होंगे और जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ ये 6 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर होते हैं NHRC में, चेयरपर्सन होता है प्लस 5 मेंबर्स होते हैं प्लस 7 एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं, जैसे अभी आपने पढ़ा। SHRC में चेयरपर्सन प्लस 2 मेंबर्स। जो ध्यान रखने की बात वो ये है कि अपॉइंटमेंट यहाँ पे NHRC का प्रेसिडेंट कर रहा है और SHRC का गवर्नर कर रहा है, पर इन दोनों का रिमूवल प्रेसिडेंट करेगा। रिमूवल के लिए गवर्नर नहीं आएगा SHRC में, प्रेसिडेंट काम करेगा। एज क्या है दोनों की, या तो 3 इयर्स हो या 70 इयर्स। सैलरीज एंड अलाउंसेस NHRC का सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा और स्टेट वाले का स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। रीअपॉइंटमेंट के लिए दोनों एलिजिबल हैं। ये आज हमने पढ़ा है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। एंड अब थोड़ा सा देख लेते हैं स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के लिए, जो बिल्कुल पैरेलल बॉडी है इसकी। कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि अपॉइंटेड बाय गवर्नर बट कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट। ह्यूमन राइट्स कोर्ट होते हैं सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। चेयरपर्सन होता है, 2 मेंबर्स होते हैं। इनके चेयरपर्सन रिटायर्ड चीफ जस्टिस और जज ऑफ अ हाई कोर्ट। जैसे अभी हमने वहाँ पढ़ा था कि जो भी सिटिंग जज है वो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन के बाद ही अपॉइंट होगा। ऐसे ही यहाँ पे सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट। एक ये पॉइंट है नोट करने का कि दिल्ली बाकी सारी यूनियन टेरिटरीज स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर आती है एक्सेप्ट दिल्ली। दिल्ली वर्क करती है अंडर NHRC। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन सिर्फ
उन्हीं चीज़ों को देख सकती है, उन्हीं ह्यूमन राइट्स को देख सकती है जो वायलेट हो रहे हैं अंडर द स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अगर यूनियन लिस्ट पे काम करना है तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन करेगी। तो ये 2 बॉडीज़ पड़ी जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ थी, दोनों के पैरेलल फंक्शंस थे। बाकी की बॉडीज़ हम आगे वाली वीडियोस में करेंगे। थैंक यू।